दोस्तों, जब से मैरीटाइम ट्रेड डेवलप हुआ है तब से सेंट्रल एशिया का महत्व कम हो गया था। वरना तो पहले के समय में इसी इलाके से सिल्क रूट होकर गुजरता था। जी हाँ, लेकिन आज एक बार फिर से सेंट्रल एशिया में हमें चीन, रूस, अमेरिका और तुर्की जैसे पावर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला है और तुर्की इन देशों में सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो क्या तुर्की पूरे सेंट्रल एशिया पर कब्जा करना चाहता है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सेंट्रल एशिया का रीजन हिस्टोरिकली तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा ही है, क्योंकि यहाँ से मेजर ट्रेनिंग रूट्स गुजरा करते थे जो कि यूरोप और एशियन मार्केट्स को जोड़ने का काम करते थे। लेकिन आज के समय में भी दो फैक्टर्स हैं जो तुर्की को सेंट्रल एशिया की तरफ खींच रहे हैं। इसमें से पहला बड़ा फैक्टर हिस्ट्री है, क्योंकि ऑटोमैन एम्पायर से लेकर तुर्की की बाकी कई डायनेस्टीज ने पूरे सेंट्रल एशियन रीजन पर राज किया है, और यही वजह है कि आज भी इन इलाकों में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो तुर्किश से काफी सिमिलर है, जिस वजह से इन लैंग्वेजेस को टर्किक लैंग्वेजेस भी बोला जाता है। दूसरा फैक्टर जो तुर्की को सेंट्रल एशिया की तरफ खींचता है वो है हाइड्रोकार्बन्स। जी हाँ, सेंट्रल एशिया में ऑयल और गैस के बड़े बड़े भंडार हैं जिन्हें चीन एक्सप्लॉइट कर रहा है, और अब तुर्की के पास भी मौका है कि वो इससे अपना प्रॉफिट बनाए। आज तुर्की पैन टर्किज्म की डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है, जो कि सभी तरह के टर्किश लोगों की यूनिटी को लेकर काम करती है। ये एक तरह से अखंड तुर्की का मॉडल है जो कहता है कि जहाँ भी टर्किक लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो इलाका तुर्की के कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन तुर्की का इन्फ्लुएंस मॉडर्न टाइम्स में तब बढ़ना शुरू हुआ था जब 90 के दशक में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे कई आजाद देश अब अपने लिए कोई नया सहारा ढूंढ रहे थे। सबसे पहले तो पांचों ही नई सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने रूस का सैटेलाइट स्टेट बने रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर तुर्की ने यहाँ आकर कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए। आजाद होने के बाद सबसे पहले सेंट्रल एशिया के पांचों देशों को तुर्की ने रिकॉग्नाइज किया था। इसके बाद तुर्की और इन देशों के बीच 140 पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री एग्रीमेंट साइन की गई थी। 1992 से 96 के बीच में सेंट्रल एशिया की 90% डेवलपमेंट एड अकेले तुर्की से आ रही थी, और यही वजह थी कि 2009 में कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स का गठन किया गया, और इसमें तुर्की और अजरबैजान के अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल हैं। इसमें तुर्कमेनिस्तान को भी एक ऑब्जर्वर नेशन का स्टेटस दिया गया था दोस्तों, और 2021 में हंगरी को ऑब्जर्वर बनाने के बाद उन्होंने अपना नाम भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट कर दिया। लेकिन शुरुआत में यह आसान नहीं था, क्योंकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी रूस और उसके पुराने सोवियत साथियों के बीच में अच्छे संबंध थे और वो एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट भी थे। वहीं दूसरी ओर टेक्सटाइल और टेलीकम्युनिकेशन में तो तुर्की की प्रेजेंस काफी ज्यादा थी, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ तुर्की जो पैन टर्किज्म की फिलॉसफी यहाँ फैलाना चाह रहा था वो भी यहाँ काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि सोवियत यूनियन के अंडर रहे ये देश अब सालों बाद अपने लिए एक अलग नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी बनाने में लगे हुए थे। तुर्की को जब ये समझ आया तो उन्होंने फैसला किया कि वो सेंट्रल एशिया से इस तरह के फोरम्स में नहीं बल्कि बिलेटरल रिलेशंस एस्टैब्लिश करके डील करेंगे। इसके बाद तुर्की ने जहाँ एक तरफ ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में तो काम जारी रखा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सॉफ्ट पावर पर भी ध्यान दिया और ये भी कोशिश की कि तुर्की का कल्चर और लैंग्वेज इन लोगों तक पहुंचे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स में भी एक जॉइंट अल्फाबेट कमीशन सेटअप किया गया ताकि टर्किश स्टेट्स जल्दी से अब रशियन अल्फाबेट से लैटिन अल्फाबेट्स की तरफ शिफ्ट हो सकें। इसके साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने देश हैं सभी के रिलीजियस हेड्स भी आपस में मिलते रहते हैं दोस्तों, जिससे आपस में रिलीजन का इस्तेमाल करके भी कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तुर्की ने उस समय सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बच्चों को स्कॉलरशिप भी देना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ तुर्की में पढ़ने का मौका भी दिया था, जो कि उनके कल्चर प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। आज तुर्की और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ट्रेड में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 2019 में देखें तो जहां उज्बेकिस्तान और तुर्की का ट्रेड 2.4 बिलियन डॉलर्स था, वो 2021 में बढ़कर 3.4 बिलियन डॉलर्स का हो गया। इसके अलावा कजाकिस्तान और तुर्की का ट्रेड भी 2019 में 3.9 बिलियन डॉलर्स का था और 2021 में ये बढ़कर 4.1 बिलियन डॉलर्स का हो गया था। इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2020 से 21 में लॉकडाउन के कारण
ट्रेड पर काफी फर्क पड़ा था, लेकिन फिर भी इन देशों के ट्रेड में आई बढ़त हमें दर्शाती है कि टर्की और सेंट्रल एशिया आपस में कितने जुड़े हुए हैं। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों ही देशों ने अपने और टर्की के बीच के ट्रेड को 10 बिलियन डॉलर्स तक ले जाने की बात की है, लेकिन अभी भी अगर हम सेंट्रल एशिया में रूस और चीन के ट्रेड को देखें तो उसके सामने टर्की काफी छोटा नजर आता है। लेकिन इस डायनेमिक्स में भी कुछ नए बदलाव आए दोस्तों, जी हाँ, जिसका बड़ा कारण रूस और यूक्रेन की जंग भी है। यूक्रेन वॉर की वजह से सेंट्रल एशिया और रशिया का ट्रेड तो सफर कर ही रहा है, पर साथ ही साथ यूक्रेन पर पुतिन के हमले के बाद अब बाकी एक्स सोवियत रिपब्लिक्स को भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर खतरा महसूस होने लगा है, जिस वजह से कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ने अपने लिए टर्की के लेटेस्ट जनरेशन के TB3 बायरक्टर ड्रोन्स भी ऑर्डर कर लिए हैं। और दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान ने भी 2021 की एक मिलिट्री परेड में टर्की के TB2 बायरक्टर ड्रोन्स का भी प्रदर्शन किया था। इस एरिया में हमेशा ही सभी देश अपने हथियारों के लिए रूस पर डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन टर्की का इस मार्केट में घुसना सिर्फ टर्की के लिए ही नहीं दोस्तों, बल्कि वेस्ट के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि टर्की एक नाटो मेंबर कंट्री है। इसके साथ साथ इन देशों के पास रूस के अलावा दूसरा ऑप्शन ये था कि वो चीन से हथियार खरीदते, क्योंकि चीन ऑलरेडी यहाँ से बहुत सारा तेल पहले से ही खरीद रहा है, इसलिए चीन के लिए यहाँ इन्हें हथियार बेचना एक फायदे का ही सौदा रहता। टर्की और सेंट्रल एशिया के साथ सेंट्रल एशिया के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पूरा इलाका लैंडलॉक्ड है और इसी वजह से ये ग्लोबल ट्रेड से बहुत दूर है। इस समय देश टर्की के जरिए यूरोप में एंटर कर सकते हैं और टर्की के ट्रेड रिलेशनशिप्स के कारण वो अपना फायदा भी करवा सकते हैं। जहाँ एक तरफ चीन इस रीजन को अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से जोड़ रहा है, उसी तरह टर्की ने भी ऑयल और गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस बिछाई हुई हैं। इस समय टर्की और अजरबैजान के बीच में बाकू तिबिलिसी सेहियान और बाकू तिबिलिसी एर्जुरम पाइपलाइन काम कर रही है, जिसमें से बाकू तिबिलिसी सेहियान पाइपलाइन की मदद से पिछले साल 22.4 करोड़ बैरल तेल दुनिया भर के मार्केट्स में पहुंचाया गया। ये तेल इतना था कि यूरोप जितना तेल कभी रूस से खरीदता था उसकी 30% कमी इसी से पूरी हो जाती थी, और आगे का प्लान भी यही है। इस वॉर ने यूरोप को बता दिया कि वो ऑयल के लिए रशिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यूरोप भी अपने लिए कतर, गायाना और सेंट्रल एशिया में नए एनर्जी सोर्सेस तलाश रहा है। इसके अलावा जो बाकू तिबिलिसी एर्जुरम पाइपलाइन बिछाई गई है उसे साउथ कॉकेसस पाइपलाइन भी बोलते हैं, और ये साल में करीब 24 बिलियन क्यूबिक मीटर तक गैस पंप कर सकती है और इस समय अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पाइपलाइन को आगे ट्रांस कैस्पियन पाइपलाइन से जोड़ने का भी प्लान है। ट्रांस कैस्पियन पाइपलाइन कैस्पियन सी के नीचे बिछाई गई है, जो अजरबैजान को तुर्कमेनिस्तान से जोड़ती है। दोस्तों, टर्की आज सेंट्रल एशिया में एक्सपैंड करते हुए सदियों पुरानी रशियन डोमिनेंस को तो चैलेंज कर ही रहा है, लेकिन वो साथ में अब चीन से भी रिसोर्सेज के लिए भिड़ने लगा है। टर्की और चीन दोनों ही देशों ने पिछले कुछ दशकों में नेचुरल रिसोर्सेज, फिर चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हो या फिर कीमती मेटल्स, उन्हें एक्सट्रैक्ट करने और ढूंढने में बहुत इन्वेस्टमेंट्स की है, जिस वजह से दोनों को ही सेंट्रल एशिया में डोमिनेंस चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब ये बात साफ नहीं है कि रूस का सेंट्रल एशिया में क्या प्लान है, क्योंकि अगर यूक्रेन वॉर का फैसला रूस के फेवर में आता है फिर तो कई सारी चीजें बदल जाएंगी और सेंट्रल एशिया को रूस को भी स्पेस देना पड़ेगा, जबकि अगर रूस यूक्रेन से रिट्रीट कर लेता है तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसके साथ साथ रूस इस समय चीन का जूनियर पार्टनर भी है, इसलिए रूस की जो प्रेजेंस सेंट्रल एशिया में होगी वो चीन द्वारा ही सैंक्शन होगी। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि टर्की और चाइना ही वो दो पावर्स हैं जो सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज के लिए लड़ रही हैं। इस समय सेंट्रल एशिया के सामने एक अजीब सी चॉइस भी है दोस्तों, कि क्या वो टर्की जैसे देश का साथ दे जहां का लीडर एर्डोगन उनके पूरे कल्चर को ही बदलना चाहता है और उन्हें एक अखंड टर्की से जोड़ने के ख्वाब देख रहा है, या फिर वो चीन का साथ दे जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज तो खरीद सकता है, लेकिन शायद वो टर्की की तरह उन्हें नाटो और यूरोपियन मार्केट्स का एक्सेस ना दे सके। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एर्डोगन और टर्की की कोशिशें उन्हें सेंट्रल एशिया का किंग बना पाएंगी या नहीं? और क्या आप सेंट्रल एशिया में चीन के रोल पर भी एक वीडियो चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।